तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिस न्यूमेरिकल का नाम होगा 7.4 और 7.6 एंड 7.7। ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल हम इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बोले इस एक्सरसाइज को। अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो हमारे पास देखो ये जो फैराड दे रखा है ये कैपेसिटर की यूनिट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 माइक्रो फैराड सी बराबर, तो इसको हम ना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फैराड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5 फैराड। ठीक है ना, तो हम इसको 6 × 10⁻⁻5 फैराड भी लिख सकते हैं। कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 110 वोल्ट। ठीक है, देखो पहले तो आप ये 60 × 10⁻⁻6 लिखा मैंने इसको, ये 60 है ना, इस 60 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 6 × 10 है ना, और इंटू 10⁻⁻6। 10 का मतलब समझते हो 10⁻1, तो ये 10⁻1 और 10 ये -6 हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक्चुअली में ऐसे बन जाएंगे। कैसे देखो, इसके आगे वाला स्टेप कैसे होगा, 6 × 10 ये 1 था और ये -6 था, ऐसे करके तब जाके वो -5 आया है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमने सी निकाला है। तो ये V जो है 110 वोल्ट देर का V ना होगा, ये VRMS होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। और दूसरी चीज आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास दे रखी है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हो गई, VRMS भी दे दिया और C भी दे दिया। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो आपको अच्छे से पता है VRMS बराबर क्या हो जाएगा IRMS और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R होता है ना, तो R ना होकर यहाँ पे XC आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैपेसिटर है, और कैपेसिटर वाला जो सर्किट होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, कैपेसिटर वाला AC सर्किट, ऐसा AC सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो, मतलब ऐसा समझ लो ये आपके पास AC सर्किट है और इसमें इस तरीके से कैपेसिटर जुड़ी हुई है, ये C आपके पास कैपेसिटर है, तो इस सर्किट का ऐसा एसी सर्किट जिसमें कैपेसिटर जुड़ी हुई है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम XC से डिनोट करते हैं, और XC 1/ωc से निकलता है, याद रखना इसको हम। लेकिन हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम इसको क्या बोल देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। कैपेसिटिव क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की जगह यूज होता है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस में। तो VRMS बराबर IRMS XC हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, IRMS कैलकुलेट करना है। तो IRMS आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, VRMS अपॉन XC। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि VRMS और XC की वैल्यू आप रख देंगे। आप XC की वैल्यू कितनी है 1/ωc, तो यहाँ पर आएगा 1/ωc। अब ये ωc ऊपर चला जाएगा किसके साथ, VRMS के साथ मल्टीप्लाई में। और आप और भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या देखो आपके पास ओमेगा की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो ओमेगा की जगह आप लिख देंगे 2πf, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है ये, मल्टीप्लाई C इंटू VRMS। अब टू हो गया, पाई की वैल्यू रख दी 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट की जो होती है, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, इंटू कैपेसिटर दे रखा आपके पास 6 × 10⁻⁻5 और इंटू आपके पास VRMS की वैल्यू 110 दे रखी है। अब ये सारी चीज आपको मल्टीप्लाई तो करनी है, तो सारी चीज आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे IRMS की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो क्या निकल जाएगी, आपके पास करंट की RMS वैल्यू भी निकल जाएगी। ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। तो एक्चुअली में जो आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व करके दे सकते हैं। कैसे देखो, ये 50 को 2 से मल्टीप्लाई करा 100 हो गया, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करा तो वो 314 हो गया। फिर उसके बाद 314 को 6 से और 110 से मल्टीप्लाई करके उसको पावर में हम ऐड कर देंगे। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको IRMS वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी हमने करंट की 7.4 वाले न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ऐसे ये तो ऐसा एसी सर्किट था जिसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7.4। अब हम करते हैं 7.5। 7.5 नहीं, हमें क्या करना है 7.6 करना है, क्योंकि 7.5 जो है ना वो 7.3 और 2 से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। हम 7.6 करते हैं। बोला अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ 30 माइक्रोफैराड, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास चार्ज कैपेसिटर दे रखा है हमारे पास 30 माइक्रोफैराड का। तो 30 माइक्रोफैराड, माइक्रोन में हमें रखना नहीं है, इसको हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फैराड में चेंज कर देंगे। 27 मिली हेनरी, देखो कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, तो इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 27 मिली हेनरी करके। तो मिली हेनरी भी नहीं रख सकते, इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हेनरी में यानी कि एसआई सिस्टम में चेंज कर देंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, बोला फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो कह नहीं थी। फ्री ऑसिलेशन का मतलब समझ लो कि यहाँ पे रिजोनेंस वाली कंडीशन आ गई। तो अगर आपको याद होगा तो रिजोनेंस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जो रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस वाली कंडीशन में अगर आपको याद होगा तो XL बराबर XC रखते हैं हम, और XL की जगह हम ओमेगा L रखते हैं, और XC की जगह हम 1/ωc रखते हैं, और एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा ये इस तरीके से, और ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास √LC, और ओमेगा की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे
2πf, है ना, इज इक्वल टू आपके पास कितना बचेगा 1/√LC। ठीक है, अभी तो √LC हो रहा है, अभी तुमने कुछ रखनी है वैल्यू। अब ये 1/2π को आप यहाँ पे ले जाओ इस तरीके से, 2π और √LC, तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ जाएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आपके पास मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालेंगे, देखो तो 1/2π आपको करना कुछ थोड़ी, तो सारी वैल्यू रखनी है। 2 × पाई की वैल्यू रखी 3.14, एल और सी की वैल्यू रूट के ही अंदर रख दी। देखो एल की वैल्यू आपके पास दे रखी है 27 × 10⁻³ सी की वैल्यू भी आपके पास दे रखी है 30 × 10⁻⁶। आप इस सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जरूर आएगा। देखो 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई में। अब देखो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 81 आएगा, और यहाँ पे जीरो भी है ना, तो जीरो इस तरफ ऐड कर दो, देखो ऐसा हो जाएगा 10⁻³ अब -6 तो ये है ही, और एक यहाँ पे से +1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये पावर आपको सॉल्व करनी है। एक्चुअली में हुआ क्या, देखो 27 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई करा 81 आया, ये जीरो बच गया, जीरो का मतलब ये 3 × 10 लिख सकते हैं इसको, 10⁻1 बच गया, है ना। 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 10 यानी कि 10⁻1, तो 3 तो इस 27 से मल्टीप्लाई हो गई आ गया। अब ये 10⁻³ है, ये 10⁻6 है, और ये 10⁻+1 है ना। अब 10⁻³ -6 और +1 एक साथ ऐसा आ जाएंगे, -3 -6 +1, तो एक्चुअली में जो आपके पास आएगा ये आएगा 1/6.28, और 81 को ऐसे लिख दो, और ये 10⁻8 हो जाएगा ऐसे एक्चुअली में, है ना। तो एक्चुअली में जो एफ फ्रीक्वेंसी इतनी निकल के आ रही है अभी तक। तो देखो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, है ना, तो इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है अभी वो अप्रोक्सीमेट इतनी निकल के आएगी। अब आपको इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो है आपके पास 1/6.28 तो है ही, मल्टीप्लाई देखो 81 का बाहर आएगा रूट से तो 9 बन जाएगा, और 10⁻8 बाहर आएगा रूट से तो 10⁻⁻4 बन जाएगा। अब ये सारी चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है, और आपके लिए छोटी सी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ दी कि आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। देखो एक्चुअली में ना आपका आंसर निकालना लास्ट में अप्रोक्स जो आंसर निकालना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए क्या है कि कौन से फॉर्मूले आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। और यहीं पे क्या होता है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग में सबसे ज्यादा नंबर वहीं पे मिल जाते हैं। लास्ट में आप इसको थोड़ा छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसको क्या करना है, इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या करो 1 को डिवाइड कर दो इससे, 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ 10⁻+4 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकल के आएगी। तो आपके पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी ना, आई थिंक 125 पर सेकंड आएगी, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है पर सेकंड होता है या फिर हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी लगभग इतनी निकल के यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरीके से ये क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हम कर चुके हैं कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 7.6 आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब हम एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7.7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.7, इसमें क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। A series LCR circuit with R equal to 20 ohm, L equal to 1.5 Henry, C equal to 35 microfarad is connected to 200 volt supply। हमारे पास जो सब चीज़ें दे रखी हैं पहले आप उसको लिख दो। 20 ओम हमारे पास दे रखा है रेजिस्टेंस, हमारे पास L दे रखा है 1.5 हेनरी, हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है 35 माइक्रोफैराड का। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 35 × 10⁻⁻6 फैराड। और आपके पास V दे रखा है VRMS, जिसको हम बोल सकते हैं 200 वोल्ट। ठीक है, जो हमारे पास दे रखा है हम उसको उस तरीके से लिख देंगे। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन द 1 साइकिल ऑफ द करंट। तो बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले उसने क्या बोला, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक रिजोनेंस पढ़ाया है, और इलेक्ट्रिक रिजोनेंस में मैंने आपको यही बताया था, यही इलेक्ट्रिक रिजोनेंस वाले सर्किट की डेफिनेशन थी कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस केस को हम इलेक्ट्रिक रिजोनेंस का केस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। ये क्या है, केस ऑफ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। ऐसा केस कब होता है, केवल इलेक्ट्रिक रिजोनेंस में ही होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक रिजोनेंस के केस में अगर आपको याद होगा तो एक्सएल जो होता है वो एक्ससी के बराबर हमने कैलकुलेट कहीं पे किया था। ठीक है, एक्सएल बराबर एक्ससी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें तो पावर निकालनी है, लेकिन हम उससे पहले इंपीडेंस निकालते हैं। तो इंपीडेंस क्या होती है एलसीआर सर्किट की, अगर आपको याद होगा तो R² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का स्क्वायर। अब देखो एक्सएल और एक्ससी बराबर है क्योंकि रिजोनेंस का केस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये रिजोनेंस की डेफिनेशन दे दी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये रिजोनेंस की डेफिनेशन लिख दी उसने, इसका मतलब रिजोनेंस वाला केस यहाँ पे है। और रिजोनेंस के केस में एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे समझ मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो जेड की वैल्यू एक्चुअल में जो आएगी ना वो आर के बराबर निकल के आएगी। ठीक है ना, और आर हमारे पास कितना है 20 ओम।
अब हमें पावर निकालनी है सर्किट की, तो पावर अगर आपको याद होगा तो पावर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पावर इक्वल टू होता है आई आर एम एस स्क्वायर आर। ठीक है, अब आई आर एम एस तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस आई आर एम एस की जगह आप लिख सकते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू रख दी आई की वी अपॉन आर, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये वाला आर भी ऐसे रहेगा। इस आर से ये आर कैंसिल होगा, तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आएगी ना एक्चुअल में, तो पावर कितनी निकल के आ गई आपके पास, वी आर एम एस का स्क्वायर है ना, ये वी आर एम एस का स्क्वायर है। ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर, ये वाला टर्म अलग से हो रहा है, देखो ध्यान रखना, ये वाला टर्म वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको क्या करना है, वी आर एम एस की वैल्यू रखनी है 200, दे रखी है, 2 बार लिखनी है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अपन आर की वैल्यू आपके पास 20 थी, तो आपने 20 रख दिया आर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आर ही होगा, देखो एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में यहाँ पे जेड होना चाहिए था, क्योंकि टोटल जो सर्किट की इंपीडेंस या रेजिस्टेंस था, एलसीआर सर्किट के जो एलसीआर सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो एक्चुअल में तो हमें जेड आना चाहिए था, लेकिन जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे आर रखा है, ध्यान रखना। एक्चुअल में तो यहाँ पे जेड आना चाहिए, जेड क्या है, इंपीडेंस है सर्किट की, एलसीआर सर्किट की, इसे हम इंपीडेंस ही नहीं बोलते, इसको हम एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जेड तो आर के बराबर है, इसलिए यहाँ पे आर रखा, और उसको हमने क्या करा, इस आई की जगह हम रख दिया वी अपॉन आर, यानी कि वी आर एम एस अपॉन आर। तो हमने इसको सॉल्व करा, तो पी का जो एक नया फॉर्मूला आया वो आया वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। हमने सारी वैल्यू रखी, 0 से 0 काटा, इससे इसको काटा, तो एक्चुअल में जो पावर जो आपके पास निकल के आएगी ना, वो निकल के आ जाएगी 2000 वॉट करके। तो ठीक है ना, तो ये है पावर, एवरेज पावर इन 1 साइकिल ऑफ द करंट। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज पावर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये था आपके पास कुछ क्वेश्चन और करें हमने इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू आज के लिए।